बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एवापोरेशन विच इज़ आर्टिकल 11.3 ऑफ योर बुक। तो चल के देखते हैं कि एवापोरेशन बेसिकली है क्या और हम इसको किस तरह से इजीली समझ सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें एवापोरेशन की तो एवापोरेशन को सिंपली यूं डिफाइन किया जाता है कि ये कन्वर्जन है वाटर मॉलिक्यूल्स की लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। यानी सादा लफ्जों में ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड फेज में होते हैं या लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होकर गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। इसको एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन ये इतनी सादा बात भी नहीं है, इसको हम डिटेल में समझते हैं डिफाइन करके। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कि इसको डिफाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज एवापोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। पहले आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि एवापोरेशन नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती एवापोरेशन करने के लिए, ये खुद ब खुद होता है। ये है क्या बेसिकली? ये है कि लिक्विड चेंज होता है वेपर में, यानी लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल चेंज होकर वेपर स्टेट में चले जाते हैं एट एनी टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। थर्ड बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस अकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा एवापोरेशन का अमल। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इसके काजेस क्या हैं, एवापोरेशन क्यों होती है या कब होती है। तो इसके काजेस की बात करें तो हमें यह समझना चाहिए कि जो लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती और कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं लिक्विड के अंदर और कुछ मॉलिक्यूल स्लोली मूव कर रहे होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, स्केप हो जाते हैं सरफेस से, सरफेस ऑफ लिक्विड से वो स्केप हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसको आप समझ सकते हैं इस फिगर से। लेट्स सपोज कि ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन ये ज्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं और ये ऊपर आए होते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो ऊपर आते हैं। इसका क्या रीजन है, इसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर 10 में समझ कर आए हैं कि ये जो मॉलिक्यूल जो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है, ये इनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ऊपर की तरफ जब ये मूव करते हैं तो यहाँ से ये स्केप आउट हो जाते हैं, इस सरफेस को ये ब्रेक करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ ये समझा कि हायर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस एस्केप फर्स्ट। वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के बिल्कुल साथ होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो वहां से निकल जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है 11.3.2 विच इज एवापोरेशन काजेस कूलिंग। कि एवापोरेशन कूलिंग का प्रोसेस करती है। ये किस तरह से करती है इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट हमें अभी अभी हमने ये देखा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड्स के अंदर इन तमाम का टेम्परेचर सेम नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है। स्टूडेंट अगर यहाँ मैं ये पूछूं कि टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है या टेम्परेचर हम किसे कह रहे हैं, तो अमूमन बच्चे ये कहते हैं कि सर टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये बात तो कोई 7-6 क्लास का बच्चा करता है तो ठीक है, लेकिन 9-10 क्लास के बच्चे को ये डेफिनेशन नहीं करनी चाहिए। टेम्परेचर की कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहिए टेम्परेचर को, बल्कि उनको कहना चाहिए कि टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो आज के बाद कोई टेम्परेचर की आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपने क्या कहना है कि इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनका टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मीन इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, दैट मीन इनका टेम्परेचर कम है। तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, हाई टेम्परेचर वाले, ये यहाँ से स्केप होते हैं थ्रू एवोपरेशन। तो जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले यानी हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल निकल गए तो बाकी कौन से मॉलिक्यूल रह गए इसके अंदर? लो काइनेटिक एनर्जी वाले, लो टेम्परेचर वाले, जिसकी वजह से इस लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर ज्यादा था वो मॉलिक्यूल तो बीच में से स्केप आउट हो गए, वो तो निकल गए।
तो अब बाकी इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आज से 2-3 साल पहले। ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था एवापोरेशन, और वहाँ ये पढ़ाया जाता था। तो वहाँ ये क्वेश्चन आता था कि हाउ एवापोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस, एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है। तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि ड्यूरिंग एवापोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, वो स्केप हो जाएंगे, स्केप फर्स्ट, वो यहां से स्केप आउट हो जाएंगे। एंड लेफ्ट बिहाइंड लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, और नीचे कौन से रह जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाएंगे। सिंस टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यहां वो टेम्परेचर की डेफिनेशन की जा रही है कि टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। एंड लिक्विड हैव लो एनर्जी मॉलिक्यूल, क्योंकि लिक्विड के पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, देयरफॉर लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज, तो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट एक और बात भी यहाँ मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर होगा, बल्कि इसके जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। उसका टेम्परेचर कैसे कम होगा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी एडिशनल है। कि देखें कि यहाँ जो साइड में थर्मली कॉन्टैक्ट था, अगर ये रूम में था तो एयर के साथ ये थर्मली कॉन्टैक्ट है, ये बीकर। तो जब इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये क्या करेगा, वहाँ से हीट एनर्जी ट्रैवल होगी और इसके अंदर आएगी। तो जब वहाँ से हीट एनर्जी ट्रैवल होगी तो वहाँ क्या हो जाएगी, कूलनेस हो जाएगी, थोड़ी ठंड हो जाएगी, क्योंकि हीट एनर्जी वहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एवोपरेशन की वजह से जो सराउंडिंग होती है वहाँ का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एवोपरेशन हुई तो यहाँ से इसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, जबकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से हीट एनर्जी ट्रैवल करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ, तो इस रूम का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा, अब ये तो बहुत थोड़ा मैथ है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर इस तरह एवोपरेशन हो रही है तो वहाँ कूलनेस होगी, कूलनेस होगी, वहाँ ठंड क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट इसमें एक और बात यह है कि जब हमें पसीना आता है तो हमें ये ठंड महसूस होती है हमारी बॉडी में, यानी जब एवोपरेशन होती है और एवोपरेशन से जो बाकी टेम्परेचर होता है बॉडी का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी ठंड महसूस होती है। जिस तरह यहाँ आप देख भी रहे हैं कि जो स्वेटिंग होती है, पसीने का आना, ये क्या करता है, हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के ऊपर। इसके साथ हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर्स और एसी के अंदर, वहाँ भी एवोपरेशन की मदद से चीज़ों को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ। स्टूडेंट अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एवोपरेशन पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली रेट ऑफ एवोपरेशन है क्या, रेट ऑफ एवोपरेशन इज बेसिकली हाउ फास्टली मॉलिक्यूल एवोपरेट, कि कितना तेजी से मॉलिक्यूल एवोपरेट कर रहे हैं, इसको रेट ऑफ एवोपरेशन कहते हैं। तो ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह रेट ऑफ एवोपरेशन पर डिपेंड करता है। देखा यह गया है कि रेट ऑफ एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एवोपरेशन होगी, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल वाटर इन सनशाइन एवोपरेट फास्टर देन द वाटर इन शेड, कि लेट्स सपोज कि वाटर जिसके ऊपर सनशाइन पड़ रही है और एक वाटर जो शेड में रखा गया है, तो जिसके ऊपर सनशाइन डायरेक्टली पड़ रही है ये ज्यादा जल्दी एवोपरेट करेगा इसके मुकाबले में जिसको आपने शेड में रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा एवोपरेशन होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है कि सरफेस एरिया, रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। लार्ज सरफेस एरिया आर अलाउइंग मोर मॉलिक्यूल टू एस्केप, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप होंगे, स्पीडिंग अप एवोपरेशन, जो एवोपरेशन को स्पीडिंग अप कर देंगे। यहाँ देखें कि ये एक बाउल है, बाउल का जो सरफेस एरिया है ये टॉप का ये ज्यादा है, जबकि ये गिलास है इसका सरफेस एरिया कम है, तो इसमें रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होगी और इधर रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो कम होगी। ये आप स्टूडेंट घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक पानी लें, इक्विवेलेंट अमाउंट का वो बाउल में भी डालें और एक गिलास में भी डालें, पानी इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, और उसको रख दें। 1-2 दिन बाद देखेंगे कि आप जो बाउल का पानी है ये जल्दी एवोपरेट हो जाएगा और गिलास वाला पानी जो है वो पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है। ये आप घर में भी इसको छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
इसी तरीके से हमने इसको लिखा कि ये एक और एग्जांपल भी है कि इट इज़ वाई वेट क्लॉथ आर स्ट्रेच टू ड्राई क्विकली। जो वेट क्लॉथ होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, जिनको धोने के बाद क्या किया जाता है, तारों के ऊपर फैलाया जाता है। अगर आप उनको इकट्ठा रख दें, कभी आपने देखा है कि आपकी मामा जो है उनको इकट्ठा क्यों नहीं रख देती धोने के बाद, तो वो सूख जाएं। उनको फैलाया क्यों जाता है? फैलाने से बेसिकली सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा होता है, तो इस वजह से उनको फैलाया जाता है और इस तरह से वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सी फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो सी फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं हवा में नमी। तो हवा में अगर नमी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम होगा, और अगर हवा में नमी कम है तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। कैसे? यहाँ देखें कि ड्राई एयर लिखा है कि ड्राई एयर इज़ लेस ह्यूमिड एयर। जो ड्राई एयर होती है, खुश्क हवा होती है, उसमें नमी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर मोर मॉइस्चर। तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये मॉइस्चर को ज़्यादा स्टोर कर सके, क्योंकि ऑलरेडी नमी नहीं है तो ये ज़्यादा मॉइस्चर को स्टोर कर सकती है। देयरफॉर लोअर ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी का रेट ऑफ एवापोरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अमूमन ये है कि जो सर्दियों में एवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा गर्मियों की निस्बत, क्योंकि सर्दियों में जो ह्यूमिडिटी होती है हवा में वो कम होती है। अच्छा, इसमें एक और ये भी है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो एवापोरेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक पैरामीटर्स को देखें कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी को सिर्फ देख कर करें, तो वहाँ एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हवा में नमी कम होती है। और ड्राई एयर कैन अलाउ मोर वाटर वेपर्स टू बी एब्सॉर्ब। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, वो है विंड स्पीड, हवा का चलना। तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा तेज़ है, हवा ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। इंक्रीज विंड स्पीड ब्लो अवे द मॉइस्ट एयर नियर द सरफेस विच स्पीड अप द रेट ऑफ एवापोरेशन। अब तेज चलने वाली हवा क्या करती है, मॉइस्ट एयर को उस सरफेस से जहां एवापोरेशन हो रही है वहां से दूर ले जाती है, जिसकी वजह से वहां फिर ड्राइनेस हो जाती है और इसको फिल करने के लिए एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, आखिर में हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एवापोरेशन और बॉइलिंग का। आल्दो कि हम इसको अपने पहले लेक्चर में, जो यूनिट 11 का पहला लेक्चर था, उसमें भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर दोबारा से देख लेते हैं। स्टूडेंट, एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? अमूमन बच्चे इसको एक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होता है। यानी जब वाटर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर बॉयल होता है। अच्छा, बॉइलिंग हम किसे कहते हैं? बॉइलिंग इसे नहीं कहते कि कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, इसको हम बॉइलिंग नहीं कहते। बॉइलिंग की डेफिनेशन जो की जाती है केमिस्ट्री के अंदर, वो ये की जाती है कि बॉइलिंग तब होती है कि जब वाटर के वेपर का प्रेशर, आप नीचे हीट लगा रहे हैं तो यहाँ वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, तो वाटर के वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। उस स्टेट पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, और इस स्टेज पर बॉइलिंग होगी। यानी जब वाटर के वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। इस चीज़ को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो वाटर के वेपर का प्रेशर तब इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के जब ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंचेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि बॉइलिंग होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ज़रूरत होता है, जबकि एवोपरेशन तमाम टेम्परेचर पर होती है कि जब वाटर का या किसी भी लिक्विड का कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो किसी भी टेम्परेचर पर वो अगर वाटर मॉलिक्यूल से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एवोपरेशन। दूसरी बात कि बॉइलिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है, जबकि एवोपरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है। अब हम इसको देखते हैं, उस पॉइंट्स में लिखने की मदद इन पॉइंट्स में देखते हैं और समझते हैं कि बॉइलिंग क्या है। हैपन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये तभी होता है जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के केस में, और ये तमाम टेम्परेचर पर होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्कर थ्रू आउट द लिक्विड्स, बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड्स हो रही होती है, यानी नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर मूव करते हैं और ऊपर से फिर वो एवापोरेट करते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल भी नीचे से ऊपर आते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, जबकि ये सिर्फ टॉप सरफेस के ऊपर ही हो रहा होता है। ये फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा बॉइलिंग होगी, कम है तो कम बॉइलिंग होगी, नहीं।
इसमें एवोपरेशन में डिपेंड करता है सरफेस एरिया, जिसको अभी हम प्रीवियस समझ कर आए हैं। इसमें देखा गया है कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जबकि ये क्या करता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है। ये अभी हमने देखा है। स्टूडेंट, इसके साथ आपकी बुक में एक टेबल बना है और वो काफ़ी इजी वर्डिंग है, मजीद भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कुछ मैंने मेन पॉइंट समझे जो यहाँ मैंने लिख दिए, तो वहाँ से आप मजीद भी पॉइंट देखकर इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल तक इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।